नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञानोस्फेयर एड्यू चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपनी है वो सेकंड वीडियो होने वाली है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो हमारा रोम के बारे में था और कुछ हार्डवेयर और कुछ जो कंप्यूटर की जो सामान्य वर्किंग है उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें उसके अंदर जानकारी दी थी, तो वो वीडियो आप पहले देखें, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आएँ। तो उसके अंदर अपन ने रोम के बारे में डिस्कस किया था। तो रोम के अंदर मैंने जो सिंपल रोम है उसका पार्ट मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो रोम है रीड ओनली मेमोरी इसको बोला जाता है। और रीड ओनली मेमोरी क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ ये है कि अगर इसमें पावर नहीं भी है, कहने का मतलब है कि अगर कंप्यूटर ऑफ है उस समय भी ये मेमोरी क्या है, अपने डेटा को बनाए रख सकती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का अर्थ है वोल्टेज, कहने का मतलब इसमें करंट नहीं भी आता है, नॉन वोलेटाइल है, तब भी ये अपने डेटा को बनाए रख सकती है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रोम जो है एक सिंपल रोम होती है। दूसरा इसका जो टाइप होता है वो होता है पी रोम, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और तीसरा इसका जो टाइप होता है वो होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है। तो सिंपल रोम के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। जो सिंपल रोम होती है उसकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। जैसे पहली विशेषता है कि सिंपल रोम को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब इसमें से डेटा नहीं हटाया जा सकता, फॉर्मेट इसको नहीं किया जा सकता है। दूसरी विशेषता इसकी है कि सिंपल रोम जो होती है उसको वो नॉन वोलेटाइल है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तीसरी इसकी विशेषता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसको प्रोग्राम किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ये प्रोग्रामेबल होती है, कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इसको प्रोग्राम किया जाता है। इसके अलावा इसके टाइप भी मैंने आपको बताए थे, जैसे सीडी रोम। एग्जाम्पल अगर अपन सिंपल रोम का लेना चाहें तो सीडी रोम है, डीवीडी रोम है। तो सीडी रोम की जो फुल फॉर्म है वो मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा पहले ड्राइवर्स भी इसके अंदर डाल के दिए जाते थे, ड्राइवर्स के अंदर ये काम में आती थी सीडी रोम और डीवीडी रोम। एक जो इम्पोर्टेंट बात है सिंपल रोम की वो ये है कि एक क्वेश्चन आता है बार बार कि जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो भी रोम के अंदर ही डाल के दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के समय, जिसमें क्या है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोग्रामिंग होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो भी इसके अंदर ही मौजूद होता है। कंप्यूटर अनुदेशक में ये प्रश्न आ चुका है कि जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है वो कहाँ लगा हुआ होता है। तो रोम के अंदर जो सिंपल रोम आती है जिसकी प्रोग्रामिंग कंपनी करके देती है, आपने देखा होगा कि जो मोबाइल आप नया नया लेते हो तो उसमें भी रोम इंस्टॉल की हुई आती है, और जो ऐप्स हैं वो रोम में अगर डाल के दिए जाते हैं तो उसको हटाना अपने लिए संभव नहीं हो पाता है। तो फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो रोम के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यूज़र इसके अंदर कितनी बार चेंज कर सकता है, यूज़र के पास चेंज करने का कितना अधिकार है। तो यूज़र के पास चेंज करने का कोई अधिकार इसके अंदर नहीं है, कहने का मतलब है कि यूज़र इसमें 0 चेंज कर सकता है, यूज़र इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिंपल रोम को मैं अच्छी तरीके से पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। इसके बाद अपन पी रोम की तरफ बढ़ेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की तरफ, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये तीनों टाइप आपने लिख लिए होंगे, आपकी सुविधा के लिए मुझे एक बार इसमें से मिटाना पड़ रहा है जिससे आपको एक एक पार्ट बड़े अच्छे से समझ में आ पाए।
जो रोम का दूसरा पार्ट है पी रोम, उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। पी रोम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पी रोम की जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले फुल फॉर्म के ऊपर जाएंगे, वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का आपको बताइए रीड ओनली मेमोरी, तो ये वही रहेगा, सिर्फ आपको एक वर्ड पे फोकस करना है पी रोम के अंदर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जितनी भी रोम है, मैंने 3 रोम के बारे में आपको बताया, जो बेसिक कैटेगरी है, जो मेन बेसिक कैटेगरी है रोम की, वो 3 है। रोम सिंपल रोम है, पी रोम है और ईपी रोम है। इन तीनों रोम का ही एक खासियत है कि ये सारी की सारी जितनी भी रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अपना डेटा बना के रख सकती है, चाहे इसमें पावर हो चाहे नहीं हो। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो मार्केट में अवेलेबल है वो है CD वोम। CD वोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, इसकी जो फुल फॉर्म है उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रोम किस तरह की है, इसका नेचर किस तरह का है। तो राइट वंस रीड मैनी, इसकी फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी टाइम्स। होती सिर्फ रीड मैनी तक ही है, लेकिन मैं इसको रीड मैनी टाइम्स आपको बता रहा हूं, जिससे आपको याद रहे कि एक बार से आप ज़्यादा इसके अंदर, कहने का मतलब राइट एक बार कर सकते हो, लेकिन रीड कितनी भी बार आप इसके अंदर कर सकते हो। कहने का मतलब आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन राइट है वो सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। एक बार आपने जो डेटा इसके अंदर डाल दिया, फिर दोबारा आप इसके अंदर डेटा नहीं डाल सकते। उस डेटा को आप बार बार एक्सेस कर सकते हो कितनी भी बार, लेकिन उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसको राइट वंस रीड मेनी टाइम्स कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है। CD की जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसका है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। इसके अलावा इसका जो और एग्जाम्पल है वो है DVD वोम। वोम का फुल फॉर्म वो है जो मैंने आपको बताया, राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। कहने का मतलब है कि एक बार आप इसके अंदर लिखो और फिर बार बार आप इसके अंदर नहीं लिख सकते हो, सिर्फ एक बार लिख सकते हो। एक बार इसमें डेटा जो डाल दिया, फिर वो जो डेटा है उसको चेंज करना संभव नहीं होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की ये विशेषता है। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें यूज़र कितनी बार चेंज कर सकता है। तो यूज़र सिर्फ चेंज कर सकता है एक ही बार, चाहे वो कंपनी चेंज करे चाहे यूज़र चेंज करे। कहने का मतलब ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। ये जो रोम है पी रोम, इसके अंदर आप एक बार डेटा डाल सकते हो, फिर दोबारा नहीं डाल सकते हो। आपने देखा होगा कि CD और DVD पहले के टाइम में चलती थी, अब तो ये बंद हो चुकी है। तो उसमें क्या है, 10 से 20 रुपये में, कहने का 10 रुपये में CD मिल जाती थी खाली, और DVD मिल जाती थी 20 रुपये के आसपास। उसमें हम क्या करते थे, उसको बर्न करते थे। बर्न का मतलब है कि CD के अंदर डेटा डाला जाता था। CD के अंदर जब अपन डेटा डालते थे, CD में या फिर DVD में, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसमें डेटा डालना क्या कहलाता था, बर्निंग कहलाता था। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है। बर्न करना, बर्निंग करना, इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर उस समय मौजूद थे। तो ये वही टाइप है। बहुत सारी फिल्में भी, कहने का मतलब आप में से भी अगर फर्स्ट ग्रेड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता होगा CD और DVD के बारे में, कि एक बार CD और DVD में डेटा डल जाता था, फिर उसको फेंकना ही पड़ता था। अगर करप्ट हो चुकी है, कहने का मतलब है कि उस तरह से नहीं रही है या आपके यूजफुल नहीं रही है, तो CD DVD को फिर फेंका ही जाता था। तो वो CD DVD इस टाइप की थी, राइट वंस रीड मैनी। रीड अपन उसको बार बार करते थे। इसके जो रीडर आते थे CD और DVD के, उसमें डाल के अपन उनको बार बार रीड ज़रूर कर सकते थे, लेकिन राइट हम उसमें डेटा सिर्फ हम उसमें एक ही बार डाल सकते थे। तो यूज़र इसके अंदर कितनी बार चेंज कर सकता है, जो चेंजिंग पैटर्न है वो एक बार ही अपन इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, या एडिट कर सकते हैं, या डेटा डाल सकते हैं। डेटा डालना एक बार ही इसके अंदर हो सकता है, किसके अंदर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है पी रोम के अंदर वो यहाँ से ही आता है। और एक नाम इसका और होता है CD और DVD का, वो ये मार्केट में इस नाम से भी अवेलेबल होती है, CDR और DVD-R। अब CD और DVD की फुल फॉर्म आपको पता है, R की मैं आपको बता देता हूँ। R की फुल फॉर्म यहाँ पे है रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कहने का मतलब एक बार ही इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और DVD-R की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल।
ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक जानकारी दी है। तो बेसिक कंप्यूटर का जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पोर्शन है, इसमें से इस टॉपिक में से कहने का मतलब है कि इतने कंटेंट्स में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और EEPROM के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में अपना लास्ट पार्ट आता है रोम के अंदर, वो है EEPROM। EEPROM को आपको ध्यान से समझना है कि EEPROM बहुत ही इंपॉर्टेंट है और EEPROM में से हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पक्का आता है। EEPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर यूजर कितनी बार चेंज कर सकता है, तो यूजर जो चेंज कर सकता है EEPROM के अंदर, वो राइट भी कितनी भी बार, तो कहने का मतलब मेनी टाइम्स या n टाइम्स। n का मतलब है अनंत बार इसके अंदर चेंज किया जा सकता है। EEPROM के अंदर क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, कहने का मतलब ये इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली नहीं है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसका मतलब है कि इसको बार बार इसमें से डेटा को इरेज किया जा सकता है और बार बार इसके अंदर डेटा अपन लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डेटा। कहने का मतलब बार बार इसको यूज में लिया जाता है, इसीलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूजर चेंज इसमें कितनी बार कर सकता है, तो यूजर कितनी भी बार इसके अंदर चेंज कर सकता है। अब जो EEPROM होती है वो भी मेनली दो टाइप की होती है, मैं आपको बता देता हूँ। EEPROM है वो दो टाइप की होती है। पहला टाइप अपन इसके अंदर लेके चलेंगे सबसे पहले। तो दो टाइप जो हैं वो कौन कौन से हैं EEPROM के। पहला जो टाइप है वो है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा जो टाइप है वो है डबल EEPROM। जो इरेजेबल मैंने लिख दिया था वो इरेजेबल इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दो टाइप इसके होते हैं। इसकी मैं आपको फुल फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। तो अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल, फुल फॉर्म को आपको ज़रूर अच्छे से याद करना है, रीड ओनली मेमोरी रोम, इसका शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, ROM, ये मैं लिख देता हूँ। तो ये इन दोनों की फुल फॉर्म है, EEPROM और EEPROM। अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर जो इरेज किया जाता है, डेटा जो इरेज किया जाता है वो किया जाता है अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से, इसीलिए इसको अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। इरेज किस माध्यम से करेंगे, इरेज इसको करेंगे अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से, इसको इरेज किया जाता है, इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और इसको जो इरेज किया जाता है वो 20 वोल्ट के करंट से इसको इरेज किया जाता है, इसके अंदर डेटा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, कहने का मतलब विद्युत के माध्यम से, विद्युत करंट के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इरेज किया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ अल्ट्रा वायलेट EEPROM की, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे है CD-RW और DVD-RW। ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, CD-RW और DVD-RW। RW का मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ, रीराइटेबल, क्योंकि इसमें बार बार अपन लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने जिक्र किया था
कि यूज़र है वो इसमें मेनी टाइम्स, एन टाइम्स कहने का मतलब है चेंज कर सकता है, कितनी भी बार चेंज कर सकता है। और यहाँ पे भी RW का मतलब वही है पूरा। अगर अपन मीनिंग देखें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और DVD RW का पूरा मीनिंग देखें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, इसका फुल फॉर्म है। ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की। और इसके बाद में अपन बात करेंगे EEPROM की, जो कि अपन साथ साथ में इसको लेके चल रहे हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है EEPROM के जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा मैं लिख देता हूँ डिटेल में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है वो मेमोरी के अंतर्गत से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं और अब जो अपन पढ़ेंगे वो EEPROM के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था EEPROM के 2 टाइप हैं, उसमें हमने अभी भी देखा, एक है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा अपना है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों अपन देख चुके हैं, इस पार्ट को भी अपन कर चुके हैं। अब बारी आती है EEPROM की। EEPROM की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें जो डेटा इरेज किया जाता है उसके बारे में बता चुका हूँ। 20 वोल्ट के करंट से ये जो डेटा है वो इरेज किया जाता है। अब EEPROM के कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अपन देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं EEPROM के। तो अपना है SD कार्ड। SD कार्ड जो होता है मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म आ गई थी IA के अंदर, इसकी फुल फॉर्म आई थी, और कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर भी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। SD का जो फुल फॉर्म होता है, कार्ड तो अपने आप में फुल फॉर्म ही है, SD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योर डिजिटल। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है। SD कार्ड के अलावा इसके और एग्जाम्पल हैं। SD कार्ड के अलावा इसके एग्जाम्पल हैं SSD मेमोरी, और SSD मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज के लिए काम आता है। वैसे तो हार्ड डिस्क भी स्टोरेज के लिए काम आता है, लेकिन हार्ड डिस्क की एक दिक्कत होती है कि हार्ड डिस्क को अपन जैसे ही, कहने का मतलब कोई ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हार्ड डिस्क मौजूद है, वो अगर अपने बाई चांस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है वो डिवाइस, तो उससे हार्ड डिस्क के करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए SSD मेमोरी का यूज किया जाता है स्टोरेज के लिए। और SSD मेमोरी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका मतलब है सॉलिड, S का मतलब यहाँ पे स्टेट, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दूसरा एग्जांपल इसका ये हो गया। और जितनी भी फ्लैश ड्राइव होती हैं, जितनी भी फ्लैश ड्राइव हैं, फ्लैश ड्राइव्स के अंदर जैसे आपको पता होना चाहिए अपना पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव भी इसी के अंतर्गत आता है। तो मेन जो एग्जांपल है वो यही रहेंगे इसके, जैसे SD कार्ड है जिसको मेमोरी कार्ड भी कहा जाता है, SSD मेमोरी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको कहा जाता है स्टोरेज के लिए काम आती है आजकल मोबाइल फ़ोन्स में, और जो आपके लैपटॉप हैं उसके अंदर मेनली SSD कार्ड का यूज, SSD ड्राइव का यूज किया जाता है। क्योंकि उनको लैपटॉप का मतलब क्या होता है, लैप मतलब गोद, और टॉप, लैपटॉप का मतलब ही गोद में रख के अपन जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उसको लैपटॉप कहा जाता है। उसके गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, मोबाइल के गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन इसीलिए SSD ड्राइव का स्टोरेज के रूप में मोबाइल और लैपटॉप के अंदर उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के। और इसके अंदर यूज़र कितनी बार चेंज कर सकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि यूज़र इसमें बहुत बार चेंज कर सकता है। तो यह आपका रोम का बेसिक यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद में अपन इसमें मेमोरी अभी शुरू करेंगे रैम, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन रैम शुरू कर देते हैं। अब दूसरी जो अपनी मेमोरी आती है, मैंने आपको बताया था
कि जो कंप्यूटर है वो दो ही चीज़ों से मिलके बनता है। आपकी प्राइमरी मेमोरी के मैंने दो पार्ट आपको बताए थे। पीएम मैं प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, रैम और रोम। रैम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियल स्टेज के अंदर खाली रहती है, इनिशियल स्टेज में ये ब्लैंक होती है। कहने का मतलब जब कंप्यूटर शुरू होता है तो ये ब्लैंक रहती है। कहने का मतलब कंप्यूटर को जब अपन ऑन करते हैं उस टाइम पे रैम है वो ब्लैंक रहती है। जस्ट आपने पावर बटन दबाया है उसके उस टाइम पे रैम क्या है, ब्लैंक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कंप्यूटर को ऑन करते ही इनिशियल स्टेज में ब्लैंक रहती है, तो रैम ब्लैंक रहती है। और रोम है वो पूरी भरी हुई रहती है। भरी हुई क्यों रहती है इसके बारे में अपन ने बहुत चर्चा कर ली है, क्योंकि इसमें फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोग्रामिंग, जितने भी ड्राइवर्स आते हैं माउस के, कीबोर्ड के, तमाम इनपुट डिवाइसेस के जो अपन कभी इंस्टॉल नहीं करते कंप्यूटर में, वो रोम के अंदर आते हैं। तो ये क्या रहती है, इनिशियल स्टेज के अंदर फुल रहती है। ये अपन ने इसके अंदर देखा। तो और सीपीयू, तो सीपीयू और जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये दोनों मिलके ही कंप्यूटर बेसिक जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का उसका निर्माण ये दो चीज़ें ही मिलके करती हैं। और रोम के जो कार्य हैं, रोम जो करती है वो सबसे पहले पोस्ट करती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद में इसके अंदर बायस होता है। ये रोम के कुछ कार्य हैं। बायस के बाद में क्या होता है, बायस के बाद में अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑन होती है और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होने के बाद बूटिंग होती है। बूटिंग क्या होती है तो मैंने आपको बताया था। बूटिंग के तहत क्या होता है, जो बूटस्ट्रैप लोडर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के ऊपर कॉपी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंटेंट्स होते हैं उनको रैम के ऊपर कॉपी करता है। तो ये भी बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन रैम पढ़ेंगे और रैम के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, क्विक रिकेप इसके बारे में मैंने आपको दिया, जिससे आपको जो पहले की चीज़ें हैं वो भी रिवाइज होती रहें। अब आता है अपना टॉपिक रैम। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो सबसे पहले अपने को याद रखनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है और ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता जो रैम की है वो है ये कंप्यूटर को या डिजिटल डिवाइस को अस्थायी स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। अस्थायी स्टोरेज, नहीं कि स्थायी। स्थायी स्टोरेज कौन प्रोवाइड करवाता है, तो स्थायी स्टोरेज जो प्रोवाइड करवाता है वो प्रोवाइड कराती है आपकी हार्ड डिस्क। जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, एसएसडी ड्राइव है, वो स्थायी स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। उसके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसों के बारे में, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अस्थायी स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। तीसरा है कि एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब है वोल्टेज से अपने को लगाना है कि जब तक इसके अंदर करंट संचालित होता है तब तक ये रैम अपने डेटा को बनाए रख सकती है। जब तक पावर ऑन है, पावर ऑन है तब तक ही अपने डेटा को बनाए रखती है। जैसे ही पावर ऑफ कर दोगे आप, इसमें से जितने भी कंटेंट्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं एक छोटा सा आपको देता हूँ। जैसे अपन MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और कुछ भी उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी नंबर है या कुछ भी अपने लाइक कोई इन्फॉर्मेशन उसमें अपन लिख रहे हैं, उसी वक्त अगर पावर चली जाए और दूसरा अगर पावर के आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो जब पावर होगी उस कंप्यूटर में या लाइट जब वापस आती है, पावर जब वापस आता है, तो जिस फाइल के ऊपर आप काम कर रहे थे वो फाइल आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर आपने वो फाइल सेव कर दी है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज, कहने का मतलब हार्ड डिस्क या SSD में चली जाती है, तब उस कंटेंट को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब आप लिख ही रहे हो, तो कहने का मतलब ये है, अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप किसी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो या कुछ भी उसके अंदर लिख रहे हो, MS वर्ड के अंदर कोई भी टाइपिंग का कार्य कर रहे हो, तो उस वक्त अगर वो चीज़ स्टोर तो उस वक्त भी है वो, क्योंकि स्टोर है तभी आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर स्टोर ही नहीं होती वो चीज़ तो मॉनिटर के ऊपर दिखाई आपको नहीं देती।
तो वो जो स्टोरेज है वो प्रोवाइड करवाता है आपका रैम, और उसी को अस्थायी, कहने का मतलब अस्थायी स्टोरेज उसको कहा जाता है। तो जब तक पावर ऑन है तब तक ये अपने डेटा को बनाए रखती है। अनगिनत एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रैम क्या है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, और इसमें कन्फ्यूज़न होता है रैम और रोम के अंदर। एक कन्फ्यूज़न और है कि रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, अपना डेटा बनाए रखती है, और जो रैम के अंदर अपन जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव करते हैं तो रोम में चला जाता है। नहीं, रोम में कोई भी डेटा सेव नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। रोम केवल कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम आती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोग्रामिंग जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कंपनी द्वारा डाली जाती है वही रोम के अंदर होती है, बाकी कोई चीज़ रोम के अंदर नहीं होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो अस्थायी स्टोरेज है वो प्रोवाइड करवाती है, इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वोलेटाइल है, जब तक पावर ऑन है तब तक ही अपने डेटा को बनाए रख सकती है, उसके बाद में अपने डेटा को बनाए नहीं रखती। तो ये कुछ बेसिक इसका हुआ। इससे आगे अपन बढ़ते हैं, रैम के टाइप्स को देख लेते हैं, जो मेन टाइप्स हैं उनको अपन देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेनली अगर देखा जाए तो रैम दो प्रकार की होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, दो प्रकार की होती है। पहली जो रैम है वो है डायनेमिक रैम। ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, जितना आपके मुझे लगेगा कि संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की उतना ही आपको बताया जाएगा। और दूसरा है स्टैटिक रैम। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायनेमिक रैम की। पहले तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि एक कांस्टेंट जो अवस्था होती है उसको स्टैटिक कहा जाता है। डायनेमिक का मतलब है जो गतिशील रहे, जो चेंज होता रहे, उसको डायनेमिक कहा जाता है। तो डायनेमिक जो रैम होती है उसमें रिफ्रेश सर्किट लगा हुआ होता है। रिफ्रेश सर्किट किस लिए लगेगा? रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश सर्किट लगेगा, लगा हुआ होता है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस मेमोरी के अंदर रिफ्रेश सर्किट लगा हुआ होता है? ऑप्शन में होते हैं डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, पी रोम, ईपी रोम। तो आपको किसके ऊपर टिक करना है? डायनेमिक रैम के ऊपर आपको टिक कर देना है। बार बार खुद को रिफ्रेश करना, बार बार ये खुद को रिफ्रेश करती है। अब बार बार अगर कोई मेमोरी रिफ्रेश होगी तो जाहिर सी बात है वो धीमी होगी, तो ये मेमोरी धीमी भी है। अब धीमी किससे धीमी है? स्टैटिक रैम से धीमी है, जिससे कंपैरिजन होता है रैम का, रैम से ही कंपैरिजन होगा, धीमी है। और चौथी जो चीज़ है, अगर इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो एक चीज़ और इसके साथ है, वो ये है कि ये सस्ती है, चीप है, मार्केट में सस्ते दामों में अवेलेबल है। और सस्ती और चीप होने की वजह से इसका जो यूज है वो भी खूब किया जाता है, यूज ज़्यादा है, यूज इसका जो किया जाता है वो अधिक किया जाता है। कहने का मतलब सामान्य कार्यों के लिए हमेशा डायनेमिक रैम यूज की जाती है। सामान्य कार्य जिसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है सिस्टम के ऊपर, सामान्य कार्य जितने भी हैं, जैसे ऑफिस के जितने भी काम हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं स्कूलों के अंदर, अपन हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसमें ऑफिशियल वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ वहाँ पे डायनेमिक रैम का उपयोग किया जाता है। तो डायनेमिक रैम के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। धीमी है, बार बार खुद को रिफ़्रेश करती है, बार बार खुद को रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे बार बार आपको 2 बार पढ़ना है। बार बार खुद को रिफ़्रेश करने के कारण ये धीमी है, सस्ती भी है, इसका यूज है वो अधिक किया जाता है। और डायनेमिक का मतलब यहाँ पे ये रिफ़्रेश करना, कहने का मतलब गतिशील है, बार बार खुद को रिफ़्रेश कर रही है, इसीलिए इसको डायनेमिक रैम भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे अपन स्टैटिक रैम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है, पहले पार्ट के बारे में अपन अध्ययन कर चुके, दूसरा जो इसका पार्ट है वो है स्टैटिक रैम।
स्टैटिक रैम जो होती है उसमें रिफ्रेश सर्किट नहीं होता है, रिफ्रेश सर्किट नहीं होता है। स्पीड जो इसकी होती है वो हाई होती है, डायनेमिक रैम से इसकी स्पीड हाई होती है। इसका उपयोग है वो ज़्यादा शोध कार्यों में किया जाता है, शोध कार्यों में या फिर बड़ी गणनाओं में, जहाँ पे बड़ी गणनाओं की ज़रूरत होती है तो ज़्यादातर शोध कार्यों में या मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और स्पीड इसकी हाई होती है। और ये स्टैटिक रैम के बारे में है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद रैम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जो नॉर्मल रैम है, टाइप मैंने आपको दोनों बता दिए, दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसके अलावा इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बेसिक में। रैम का अगर अपन रैम को समझना चाहें तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बनाता हूँ, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, जितने भी स्टूडेंट है वो मोबाइल से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। हो सकता है कि कंप्यूटर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ नहीं हो, लेकिन मोबाइल से तो पक्का अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं सबके सब। तो इस तरह से ये मोबाइल का चित्र होता है। जनरली ये बटन इधर उधर हो सकती है, आपने क्या सेटिंग कर रखी है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये आपकी स्क्रीन है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने क्या किया, ये प्रयोग आप अभी भी करके देख सकते हो, जब आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो उस समय भी रैम का जो कार्य है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी। आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऐप लेना है और उस ऐप को खोलना है। खोलने के बाद आपको होम की प्रेस कर देनी है। तो होम की प्रेस कर दोगे तो फिर इस तरह से वो जो लेयर है वो बन जाएगी। कहने का मतलब वो जो आपने एक ऐप ओपन किया है वो ऐप साइड में आपके चलता रहेगा और आपको दिखाएगा। दूसरा ऐप आप खोल लीजिए तो इस तरह से अगर आप ये बटन प्रेस करते हो तो इस तरह से दिखाएगा, आपको 2 लेयर दिखाएगा, फिर 3 दिखाएगा। कहने का मतलब आपके 3 ऐप खुले हुए हैं। इसके साथ साथ जब आप ये बटन प्रेस करते हो उसी समय पे आप देखोगे तो साइड में आपको ये नज़र आएगा रैम। अब ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। उसमें लिखा हुआ होगा लगभग रैम 3 GB अवेलेबल, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अब मान लेते हैं कि आपकी जो रैम की कैपेसिटी है आपके मोबाइल की वो है 4 GB। ये कैपेसिटी है कि इतने कैपेसिटी की रैम आपके फ़ोन के अंदर मौजूद है 4 GB की, लेकिन दिखाता कितनी है 3 GB। तो वो 1 GB जो बची उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है लगभग, या दूसरे ऐप रहते हैं, OS प्लस अदर ऐप्स। अदर ऐप्स में ये भी आ गए क्योंकि ये खुले हुए हैं। तो वो जो 1 GB है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, क्योंकि मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हर वक्त वर्किंग हालत में रहना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी कमांड उसको दे सकते हैं किसी भी वक्त। तो उसको संभालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और अदर ऐप हैं वो भी उस 1 GB के अंदर मौजूद है, इसलिए 3 GB अवेलेबल दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ से एक लेयर को गायब कर देता हूँ और मैं मानता हूँ कि वो जो ऐप था वो 20 MB का था, तो यह आपको दिखाने लग जाएगा 2.80 GB अवेलेबल। फिर मैं एक लेयर और यहाँ से गायब कर देता हूँ, ऐसे हटा देता हूँ मोबाइल में से, तो फिर आपको दिखाएगा, कहने का मतलब है इसमें ये बढ़ेगी, सॉरी 3 अगर वो 20 GB का है तो 3.20 GB अवेलेबल दिखाएगा। उसके बाद मैं मानता हूँ कि अगला जो ऐप आप हटा रहे हो वो 30 GB का है, तो 3.50 GB अवेलेबल इस तरह से दिखाएगा। फिर जो लास्ट ऐप है मैं मानता हूँ वो 20 GB का ही है, तो दिखाएगा रैम 3.70 GB अवेलेबल। अब सारे जितने भी ऐप अपन ने खोले थे बैकग्राउंड के अंदर वो सारे अपन हटा चुके हैं, और सारे हटाने के बाद अपना जो मोबाइल है वो बिल्कुल, कहने का मतलब उसमें कोई भी ऐप है वो खुला हुआ नहीं है, इस स्टेट के अंदर वो आ चुका है, कहने का मतलब ब्लैंक है।
और कोई भी ऐप आपने खोला हुआ नहीं है, फिर भी आपने देखा होगा 3.70 GB बता रहा है, पूरी 4 GB खाली नहीं बता रहा है। तो 4 GB खाली इसलिए नहीं बताता क्योंकि OS उसके ऊपर है। इसके अलावा और भी आपके पास जो मैसेज आते हैं या और जो चीज़ें आती हैं उनको संभालने के लिए भी रैम का उपयोग किया जाता है। तो रैम एक, कहने का मतलब है, एक अस्थायी स्टोरेज ज़रूर है, लेकिन रैम प्राइमरी मेमोरी और सबसे मुख्य मेमोरी यही है। क्योंकि कोई भी काम आप करो, आप जब तक सेव नहीं कर देते, सेव कर देते हो तब जाके वो स्टोरेज में जाता है। उससे पहले हर जो काम आप करते रहते हो, इंटरनेट चलाना, इंटरनेट सर्फिंग करना, कहने का मतलब है व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, वो सारी जितनी भी क्रियाएं वो रैम के ऊपर ही हो रही होती हैं। जितने भी ऐप काम कर रहे होते हैं वो रैम के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो रैम है वो इसीलिए घट रही थी। पहले रैम है वो 3 GB अवेलेबल थी 4 में से, और फिर वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि ये जो 20 GB जो बढ़ी वो उस ऐप की वजह से बढ़ी, उसको इसने होल्ड कर रखा था, उसको आपने हटा दिया, तो रैम है वो आपकी और ज़्यादा अवेलेबल आपके पास बढ़ती गई। तो रैम का कार्य ये है कि हर काम को होल्ड करने के लिए रैम का ही उपयोग किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आपके रोम और रैम दोनों कंप्लीट हैं, और इससे आगे अपन बढ़ेंगे। इसके बाद कल हमने देखा कि जो वीडियो अपलोड किया गया उसके नीचे कमेंट्स आए थे बच्चों के कि सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है, उसके एग्जाम्पल में कुछ आप डिटेल से बताइए। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताता हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। सबसे पहले अगर अपन हार्डवेयर लें तो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? जितनी भी इनपुट डिवाइसेज होती हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, या जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिनको अपन छू कर महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इनपुट डिवाइसेज के अंदर अपन अगर लें तो बेसिक भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के अलावा माउस हो गया, स्कैनर हो गया, इसके अलावा जॉयस्टिक हो गया। देखो जॉयस्टिक के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के लिए जो जॉयस्टिक जिसके ऊपर एक बटन होती है और उसको ही राइट लेफ्ट करके अपन जो गेम खेलने के लिए काम आता है उसको जॉयस्टिक कहा जाता है। ऐसे ही लाइट पेन होता है। ये कुछ इनपुट डिवाइसेज हैं जो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेज के अंदर अगर बेसिक आउटपुट डिवाइसेज भी अपन देखें तो प्लॉटर है। प्लॉटर एक प्रिंटिंग डिवाइस है बड़े पेजेस को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि समाचार पत्रों के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस यूज में ली जाती है उसको प्लॉटर कहा जाता है। वो बहुत बड़ी मशीन होती है और उसमें जो प्रिंट हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के निकल आ सकते हैं, तो उसके लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही प्रिंटर होता है। प्लॉटर और प्रिंटर है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, वो हार्ड कॉपी के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। और ऐसे ही मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे जो जनरेट होती है, मॉनिटर पे जो अपने को दिखाई देती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस की अब अगर अपन बात करें तो छोटे से छोटे डिवाइस लेके मैं चलता हूँ। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अलावा अपना SD कार्ड है, मेमोरी कार्ड भी जिसको कहा जाता है, हार्ड डिस्क है। ये जो डिवाइसेज है वो आज भी उपयोग में ली जा रही हैं। पेन ड्राइव है, SD कार्ड है, हार्ड डिस्क है। इसके अलावा जो पहले चलती थी CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारे हार्डवेयर हैं क्योंकि इनको अपन छू के महसूस कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क है, DVD है। पहले एक और चलती थी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अलावा 90s के दशक के अंदर मैग्नेटिक टेप का भी खूब यूज किया जाता था। मैग्नेटिक टेप भी दो तरह की होती है, एक ऑडियो मैग्नेटिक टेप होती है, एक वीडियो मैग्नेटिक टेप होती है, वीडियो एंड ऑडियो दोनों। इसके अलावा
बहुत सारी, कहने का मतलब है कि स्टोरेज डिवाइसेज हैं, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, ये तीनों डिवाइस आज भी यूज में ली जा रही हैं। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप जो है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, और इसके साथ साथ क्या है, वो ये हार्डवेयर भी है। तो हार्डवेयर के कुछ बेसिक ये हो गए। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ मैं आपको और इसके साथ जोड़ के बता देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेज होती हैं, सारी की सारी जो डिवाइसेज हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं। सेमीकंडक्टर आपको पता ही होगा, अर्धचालक जो किसी विशेष टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर या चालक का बिहेव करते हैं, और किसी निश्चित टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर जो है उसका अगर कम कर दिया जाए तो इंसुलेटर, कहने का मतलब कुचालक की तरह भी जो व्यवहार करते हैं वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं सारी की सारी, और जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, कहने का मतलब है जो भी डायोड वगैरह, कैपेसिटर या जो कुछ भी लगे हुए होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे हार्डवेयर हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस की अगर बात चली पड़ी है तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की से मिलके ये बनी हुई होती हैं। जितने भी कलपुर्जे कंप्यूटर के अंदर अपन देखते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के ही मिलकर बने हुए होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, अगर और कोई भी दूसरे एग्जाम्स के लिए वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ये उपयोगी है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर जितने भी कलपुर्जे हैं, डिवाइसेज हैं, उनको बनाने के लिए। तो ये आपके हार्डवेयर हो गए कुछ। जितने भी कलपुर्जे, जितनी भी डिवाइसेज कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं वो सारे हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा अपन अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। दूसरा अपना आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बेसिक परिभाषा आपको देना चाहूँ, डेफिनेशन देना चाहूँ, तो प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह है। प्रोग्राम या प्रोग्रामों के समूह को जिनको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, MS ऑफिस में जैसे मेन की बात कर लेते हैं, MS वर्ड हो गया, कोई भी वर्जन है चाहे वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MS एक्सेल हो गया, इसके अलावा पावर पॉइंट हो गया, पिक्चर मैनेजर हो गया, अदर जितने भी एप्स, फेसबुक वगैरह, जितने भी एप्स एप्लीकेशंस मौजूद हैं आपके मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको अपन छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो अपन देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। वो एक छोटा सॉफ्टवेयर आप उसको कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शन का जो सेट है, कहने का मतलब इंस्ट्रक्शंस का सेट, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अभी अपना हार्डवेयर का टॉपिक चल रहा है, तो आपको इन चीज़ों को, तमाम जो चीज़ें बताई गई हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, उसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है। और ज्ञानो स्पेयर एजू जो चैनल है अपना यूट्यूब के ऊपर, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बहुत ही अच्छे से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको
तैयारी करवाई जाती है। जो डॉक्टर जीपी शर्मा हैं वो भी बहुत ही मेहनत से, लगन से आप सबके लिए लगे हुए हैं। और ये जो चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आपको बस एक ही कार्य करना है कि अच्छे से आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और उसका सॉर्ट आउट करने का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।